नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विधानसभा चुनाव का शोर थमता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 राज्यों में मतदान हो चुका है, 2 में बाकी है। 3 दिसंबर के बाद राज्यों की बात कोई नहीं करेगा, सब लोग लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। तो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो कैंपेन शुरू होगा, अलग अलग पार्टियों के अपने नैरेटिव बनेंगे, मुद्दे बनेंगे, उस समय उसकी बात करेंगे। लेकिन आज जो बात करना चाहते हैं कि 2019 की तुलना में कांग्रेस और बीजेपी कहाँ खड़े हैं। मेरी नज़र में 2019 की तुलना में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है। अब सवाल है क्यों, किस आधार पर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है। आप याद कीजिए 2018 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ भारी बहुमत से जीती थी, राजस्थान लगभग बहुमत के पास पहुंच गई थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी मध्य प्रदेश में। तीनों राज्यों में उसकी सरकार बनी। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। राहुल गांधी को पार्टी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी 2019 के लिए। तो कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी कि 14 की मोदी की जीत एक फ्लूक थी और 19 में उनको हराया जा सकता है। और राहुल गांधी को लग रहा था कि उनके हाथ में सबसे बड़ा तुर्प का पत्ता हाथ में लग गया है और वो है राफेल डील का मुद्दा। और इस मुद्दे पर वो जो है सरकार को परास्त कर सकते हैं, मोदी को परास्त कर सकते हैं। तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई था, राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस हाई था, अपने पर भरोसा था, पार्टी को अपनी क्षमता पर भरोसा था और जीत के कारण उत्साह और बढ़ गया था 3 राज्यों में। लेकिन इस बार तुलना कीजिए, ये नतीजे 3 राज्यों के क्या आएंगे इसको छोड़ दीजिए। अभी तीनों राज्यों में 2018 जैसी परफॉर्मेंस दोहराती हुई कांग्रेस नहीं नज़र आ रही है। एक बात, राहुल गांधी अब अध्यक्ष नहीं है। 2019 की हार उनके लिए इतना बड़ा सदमा थी कि उसके बाद उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक बात। दूसरा, उनके खिलाफ, उनके नेतृत्व के खिलाफ स्वर उठे। G23 बना, कहा या तो 24 घंटे राजनीति करो, फैसले लो, या हटो और दूसरे के लिए जगह खाली करो। राहुल गांधी ने जगह खाली कर दी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राहुल गांधी पर कांग्रेस का भरोसा या तो कहिए ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। इस बार 2024 के लिए वो उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नहीं पेश करने जा रही है, बल्कि सवाल पूछने पर डिफेंसिव हो जाती है। कहती है कि नहीं, हम प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहता। हालांकि वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको करना चाहिए, सिवाय अपनी पार्टी का संगठन दुरुस्त करने के और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के, या पार्टी का वोट का जो शेयर है उसको बढ़ाने की कोशिश करने के। तो वो जितनी बार बोलते हैं उतनी बार एक तरह से सेल्फ गोल करते हैं, लेकिन वो सक्रिय बहुत है। तो उनकी सक्रियता जो है पार्टी के लिए फ़ायदेमंद कम और नुकसानदेह ज़्यादा साबित हो रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देखिए, वो नेशनल लेवल पर कभी कोएलिशन की पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति की समर्थक नहीं रही है। उसका शिमला अधिवेशन जो था, चिंतन शिविर, इस अभी पिछला जो हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने अलग अलग विषयों पर जो प्रस्ताव थे उनको ड्राफ्ट किया था, उस अधिवेशन की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वो जातिवादी और क्षेत्रवादी पार्टियों से, सांप्रदायिक पार्टियों से समझौता नहीं करेगी, गठबंधन नहीं करेगी। तो वो गठबंधन की राजनीति में उसको यकीन नहीं था। लेकिन 2004 के नतीजे आने के बाद पोस्ट पोल अलायंस बना और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA बना। और 2009 में जाहिर है कि चूँकि सत्ता में थे तो इसलिए उसी अलायंस के तहत चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति से समस्या होती है। समस्या क्यों होती है? क्योंकि उसको मालूम है कि उसी का वोट बैंक लेकर क्षेत्रीय पार्टियां जिनसे गठबंधन करना पड़ेगा, उसी का वोट बैंक लेकर आज वो
इस मुकाम पर खड़ी हैं। और क्षेत्रीय दलों को भी समस्या होती है, उनको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करने का मतलब है कि वो वोट बैंक फिर अगर खिसक कर कांग्रेस की तरफ चला गया तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये परस्पर अविश्वास की राजनीति है, परस्पर अविश्वास का गठबंधन है, सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ। और दूसरी बात, गठबंधन को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। जून से ये कवायद शुरू हुई, लेकिन अभी तक वो किसी सिरे नहीं चढ़ी है। एक कन्वीनर तक जो है इस गठबंधन का अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है। सीटों के तालमेल को लेकर सवाल उठते रहते हैं। जिस तरह से हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिस तरह से हमला कर रहे हैं जयंत चौधरी, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बोला है कांग्रेस के खिलाफ, जिस तरह से बाकी दलों में सुगबुगाहट है कांग्रेस की नीयत को लेकर, सबको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंतज़ार कर रही है इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे का, कि अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तब वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन करेगी सीटों के लिए। उसके लिए बाकी दल तैयार नहीं है, लेकिन वो तो बाद की बात है। अभी जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की ये है, आप याद कीजिए 2019 के चुनाव को 190 ऐसी सीटें लोकसभा की थी जिनमें कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट हुई, और सीधी फाइट में 175 सीटें बीजेपी जीती थी। अब जो लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है कमज़ोर हुई है, बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, उनके तर्क सुनिए। उनके 2 तर्क हैं मुख्य रूप से। उनका पहला तर्क ये है कि लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो कैच करेगा बीजेपी को, और जिन राज्यों में उसने मैक्सिमम सीटें जीती हैं वहाँ सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच गई है, वहाँ सीटें कम होंगी। एक तर्क ये है। दूसरा तर्क ये है कि एनडीए टूट गया है, बिहार में नीतीश कुमार निकल गए हैं और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे निकल गए हैं, इसलिए बीजेपी कमज़ोर हुई है, उसकी सीटें कम होंगी। पहले इन 2 मुद्दों पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है, जिन 175 सीटों पर बीजेपी 2019 में जीती थी, वहाँ जो वोट शेयर का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, वो 20% का, 20% का है। ये अंतर रातों रात हवा हो जाएगा, ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे, ऐसा कोई कारण नहीं है। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि अचानक इन राज्यों में उसकी लोकप्रियता आसमान पर पहुंच जाएगी। तो ये केवल एक तर्क के आधार पर कि लॉ ऑफ एवरेजेस कैच करेगा इसलिए बीजेपी की कम हो जाएंगी, इसके पीछे कोई राजनीतिक तर्क नहीं है, इसके पीछे कोई ज़मीनी वास्तविकता का तर्क नहीं है, इसके पीछे कोई वोट के जनाधार का कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात, देश में 9.5 साल सरकार चलाने के बाद, और चुनाव होगा तो 10 साल हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, और प्रधानमंत्री की पॉपुलर रेटिंग जो है वो कम होने की बजाय 10वें साल में भी उनके कार्यकाल के बढ़ रही है। घटने का तो कोई सवाल नहीं। उसके मुकाबले किसी और नेता की, राहुल गांधी सहित किसी और नेता की पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है वो उनके आसपास भी कहीं नहीं है। और दूसरी बात, जो तर्क दिया जाता है बीजेपी की सीटें कम होंगी बिहार और महाराष्ट्र के जरिए, तो लोग ये भूल जाते हैं जब ये बात करते हैं कि वो बीजेपी की बात कर रहे हैं या एनडीए की बात कर रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें कम हो सकती हैं। बिहार में तो कम होंगी ही, मुझे लगता था कि महाराष्ट्र में भी कम होंगी, लेकिन अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद मुझे इस बात पर शक है कि एनडीए की सीटें महाराष्ट्र में कम होंगी, लेकिन मान लेते हैं तर्क के लिए कि कम होंगी। तो अब आप देखिए बीजेपी की स्थिति देखिए। बीजेपी 2019 में बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 17 की 17 जीत गई थी। इस बार बीजेपी जो गठबंधन बना है नया जेडीयू के निकलने के बाद, बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, कम से कम 30 सीटों पर लड़ेगी, और उसकी सीटें बढ़ना तय है। देखिए एनडीए की सीटें कम होंगी, बीजेपी की 17 से सीटें बढ़ेंगी, तो 303 का जो आंकड़ा है वो उससे ऊपर जाने वाला है। तो बीजेपी की सीट एनडीए टूटने के कारण बिहार में तो कम नहीं हो रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी 25 सीटें लड़ी थी 48 में से, और 23 सीटें जीती थी। इस बार महाराष्ट्र में भी बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी पिछले चुनाव की तुलना में, और उसके ज़्यादा जीतने की भी संभावना है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बना है बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके अलावा
अजित पवार की एनसीपी। इसका ज़मीन पर आधार है और ये आधार है उनके साथ है जनाधार। ये साबित हुआ है ग्राम पंचायत के चुनाव में। चुनाव के नतीजे बता रहे हैं ये तीनों अगर मिल जाए तो क्लीन स्वीप कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र और बिहार, जहां विपक्ष को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि बीजेपी को धक्का लगेगा, वहां बीजेपी की स्थिति सुधरने जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए और बीजेपी में अंतर कीजिए। बीजेपी की स्थिति सुधरने जा रही है, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा सीटें लड़ेगी तो वोट शेयर बढ़ेगा ही। दूसरी बात, 2019 के चुनाव में एनडीए को 45% वोट मिले थे और 353 सीटें मिली थी। यूपीए को 27% वोट मिले थे और 91 सीटें मिली थी। पहले तो एनडीए के टूटने की बात करें। एनडीए के टूटने के बाद बीजेपी का वोट शेयर घटकर जो है, मतलब इसी लोकसभा की बात कर रहे हैं, वो 42.9% आ गया है। अब ये नए कॉम्बिनेशन में कितना बढ़ेगा वो तो 2024 के चुनाव के बाद पता चलेगा। इसी तरह से कांग्रेस का जो गठबंधन बना है, विपक्षी दलों का इंडिया के नाम से जो गठबंधन बना है, उसका वोट शेयर बढ़कर 37% हो जाता है। इसमें रीजनल पार्टीज शामिल हो गई हैं, तृणमूल कांग्रेस शामिल हो गई है, जेडीयू शामिल हो गई है, तो उस लिहाज से सीटें भी बढ़ गई है। इसमें लेफ्ट पार्टीज भी शामिल हो गई हैं। केरल में सीपीएम, केरल और बंगाल में सीपीएम शामिल हो गई। तो इन पार्टियों के शामिल होने से उसका वोट शेयर बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन ये सब अर्थमेटिक है, इसको केमिस्ट्री में, चुनावी केमिस्ट्री में बदलना अभी बाकी है। और प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है 2024 के लिए कि एनडीए का वोट शेयर 50% ले जाना है, और ये कोई असंभव बात नहीं है। 45% पर है, 5% बढ़ाना ये कोई मतलब ऐसा लक्ष्य नहीं है जो असंभव लगता हो। उसका कारण है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। 2019 से 2024 के बीच में दुनिया में उनका कद बढ़ा है, देश में भी बढ़ा है। उनकी सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने अभी जो घोषणा की है कुछ दिन पहले कि 5 साल के लिए बढ़ा दिया है 81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दे रहे थे उसकी योजना को। उसके अलावा आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की योजनाएं सैंक्शन हुई हैं, उसके लिए फंड सैंक्शन हुआ है। तो आदिवासियों पर जोर है, दलितों पर जोर है, ओबीसी और ईसीबी पर पहले से जो है उनको संगठन में, सरकार में भागीदारी मिली हुई है। तो सामाजिक समीकरण की दृष्टि से देखें, सुशासन की दृष्टि से देखें, और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उनके व्यक्तित्व के करिश्मे की दृष्टि से देखें, तीनों दृष्टियों से देखें, तीनों पैमाने पर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी पहले की 2019 की तुलना में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन अभी कोई निश्चित स्वरूप ही नहीं ले पाया है। ले पाएगा कि नहीं पता नहीं। जिस तरह से आपस में बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है, आप कल्पना कीजिए जिसकी संभावना ज़्यादा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं करती है, यानी 2018 की परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पाती है, तब ये सब पार्टियां, ये क्षेत्रीय दल हैं जो वो हावी हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी पर। तो क्या कांग्रेस पार्टी तब भी अलायंस में रहना चाहेगी? रहना चाहेगी तो उसको इन क्षेत्रीय दलों की शर्तों पर रहना पड़ेगा। अभी कांग्रेस की ये मंशा है कि वो अच्छा परफॉर्म करे इन 5 राज्यों में और अपनी शर्तों पर गठबंधन करे, सीटों का तालमेल करे। तो ये अभी संभावना के दायरे में है, जिसकी संभावना दिन पर दिन कम होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, मतदान हो रहा है, नतीजे की तारीख आते आते बातें स्पष्ट हो जाएंगी, और नतीजे के बाद तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएंगी। तो 19 और 24 में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में जहां खड़ी थी उससे कई पायदान ऊपर चढ़ गई है। उसको पकड़ना कांग्रेस के लिए और उसके साथी दलों के लिए और मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। बीजेपी का भौगोलिक और सांगठनिक विस्तार इन 5 सालों में और ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी सीटें जिन राज्यों में मैक्सिमम है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा,
इनमें से किसी राज्य में कम होने वाली नहीं है, और इसमें मैं शामिल करता हूँ बिहार और महाराष्ट्र को भी। वहाँ भी कम होने वाली नहीं है, उड़ीसा में भी कम होने वाली नहीं है, और मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सीटें कम नहीं होंगी। तो इसलिए गुंजाइश कहाँ है बीजेपी की? नए राज्यों में। नए राज्यों से मेरा मतलब है जहाँ गठबंधन का स्वरूप बदल गया है, जैसे बिहार और महाराष्ट्र। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बड़ी छलांग लगाने वाली है। पिछले चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था 2019 में, बीजेपी 66 सीटों पर जीती थी। इस बार आप मानकर चलिए कि बीजेपी 75 से कम पर नहीं आने वाली है, तो उसकी सीटें बढ़ने वाली हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादा लड़ेगी, ज़्यादा सीटें आएंगी। बिहार में ज़्यादा लड़ेगी, ज़्यादा सीटें आएंगी। पंजाब उसके लिए एक नया राज्य होगा जहां वो अकेले लड़ेगी, और जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा आने की पूरी उम्मीद है। अभी 2 सीटें हैं सिर्फ, तो 1 सीट भी बढ़ी तो उसके लिए वो इजाफा ही है, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। इसी तरह से कर्नाटक में 28 में से 25 जीती थी और 1 निर्दलीय उसके समर्थन से जीती थी, तो 26 सीटें जीती थी। वो कम इसलिए नहीं होंगी कि जेडीएस से गठबंधन कर लिया है बीजेपी ने। तो लिंगायत और वोकालिगा, जो 2 बड़े समुदाय हैं कर्नाटक के, जो निर्णायक होते हैं, उन दोनों में बीजेपी की पैठ, उसकी पहुंच बढ़ गई है 2019 की तुलना में। लिंगायत में बीएस येदियुरप्पा के बेटे को बनाने के बाद वो जो झगड़ा था येदियुरप्पा को लेकर, जो उहापोह था, शंका थी, वो सब खत्म हो चुका है। और दूसरा, जेडीएस से अलायंस होने के बाद वोकालिगा वोट 2019 की तुलना में ज़्यादा मिलेगा। आपको याद होगा 2019 में जेडीएस कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ी थी, अब वो उस अलायंस में नहीं होगी। तो कर्नाटक में भी कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा जो एक राज्य मुझे लगता है जहां अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे पर ध्यान मत दीजिएगा, उससे लोकसभा का निष्कर्ष मत निकालिएगा, तेलंगाना। तेलंगाना में बीजेपी की लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा। इसी तरह से तमिलनाडु में सीटें बढ़ेंगी, या सीटें बढ़ेंगी नहीं कहना चाहिए, सीटें मिलेंगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उसका वोट शेयर निश्चित रूप से बढ़ेगा तमिलनाडु में। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में क्या अलायंस बनता है? अभी पवन कल्याण की पार्टी से जो है तेलंगाना में समझौता हुआ है, उम्मीद करनी चाहिए आंध्र प्रदेश में भी होगा, और शायद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाएगा, सीटें भले न बढ़ाए। तो कुल मिलाकर बीजेपी का वोट शेयर और सीटें दोनों बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं 2019 की तुलना में, और कांग्रेस पार्टी कहीं से बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, कम होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। उसकी लड़ाई क्षेत्रीय दलों से ज़्यादा होने की उम्मीद है, खासतौर से केरल में। केरल से बहुत सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, इस बार सीपीएम वहाँ अच्छा करने वाली है। इसी तरह से अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से समझौता न हुआ तो कांग्रेस के लिए निराशा ही हाथ लगने वाली है। फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, उसमें लगता नहीं कि वो कांग्रेस से समझौता करने के मूड में है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि 2019 की तुलना में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही है। उसके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा लेकर, ये बल्कि कहें 2 मुद्दे लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं देश भर में, अभी 5 राज्यों में कम से कम। एक अडानी का मुद्दा और दूसरा कास्ट सेंसस। तो अडानी का मुद्दा कहीं से चल नहीं रहा, कास्ट सेंसस के मुद्दे की भी ज़मीन से कोई गूंज सुनाई नहीं दे रही है, कोई प्रतिध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। कास्ट सेंसस को लेकर अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है तो बीजेपी और कुछ क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस को उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर वो मुद्दा चलता है तो। इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अगर वो मुद्दा मिलता है तो, क्योंकि पिछड़ी जातियां कभी कांग्रेस के साथ न थीं, न हैं और न होंगी, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि पिछड़ी जातियां उसके साथ हो जाएं, केवल ये घोषणा कर देने से कि हम अगर सत्ता में आए तो हम कास्ट सेंसस कराएंगे। सवाल ये है कि आपके आने की संभावना कितनी है। ये मतदाता भी जानता है, ये पिछड़ा वर्ग के लोग भी समझते हैं कि कांग्रेस के सत्ता में आने की संभावना न के बराबर है। तो ऐसे में उनकी बात पर भरोसा क्यों करना चाहिए कि वो क्या होंगे तो क्या करेंगे। तो न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो इसलिए जो है कांग्रेस की विश्वसनीयता ही संदिग्ध है।
तो कुल मिलाकर मुझे जो अभी तस्वीर नज़र आ रही है कि 2019 की तुलना में कांग्रेस कमज़ोर और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी, तो इस पर और आगे बात करेंगे। लेकिन आज इतना ही। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।